आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में। आप देखें रामनवमी का जुलूस निकलते हुए किस तरह से पटाखे फूट रहे हैं और मेरे पीछे की तस्वीर बेहद अहम है। चूंकि ये सांस्कृतिक राजधानी है तो हमने सोचा क्यों ना ये तस्वीरें भी आपके सामने रखें। मशहूर शनिवार बाड़ा, इसकी कहानी आप बाजीराव मस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म में आप देख चुके हैं, लेकिन हकीकत में ये किस तरह से किला दिखता है आप देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं ने इसे बनाया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद ये भारतीय राजनीति का केंद्र बना, लेकिन इस हालत में इस वक्त ये मौजूद है। दिन भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन फिर भी ये हालत है। आप देखें, ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है, उसके नाम से मशहूर है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो ये रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। तो ये इसकी कहानी है और इसके महत्व को देखने के लिए, सामने से समझने के लिए पर्यटक दिन में यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन रात के वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने। चलिए हम शो की शुरुआत कर रही तस्वीरों के साथ और सबसे पहले रामनवमी त्योहार की बात करते हैं। दिखाते हैं आपको अयोध्या में राम मंदिर में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में रामलला का सूर्य तिलक खास रहा। ठीक 11:58 से 12:02 बजे तक सूर्य की किरण सटीक तरीके से रामलला के ललाट पर पड़ती रही। अयोध्या में खास तकनीक के जरिए सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी, इसलिए जोरदार तैयारियां की गई थी। भगवान राम का सूर्य तिलक विज्ञान की तकनीक के जरिए किया गया। इसके लिए पहले ट्रायल भी किया गया। जिस वक्त सूर्य किरणें रामलला के माथे पर पड़ रही थी उस वक्त मंदिर में कोई दूसरी रोशनी नहीं आ रही थी। ऐसे में सूर्य की रोशनी का उनके माथे पर पड़ता देखना एक खूबसूरत नजारा था। करीब 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य किरणें पड़ी, जैसे सूर्य की किरण से उन्हें तिलक लगाया गया हो। बड़ी तादाद में भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। अयोध्या में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। 15 लाख पैकेट विशेष प्रसाद दिया गया। दर्शन मार्ग पर धूप से बचने के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए। धूप से पैर न जले इसलिए मैट बिछाई गई। गर्मी बढ़ने से पीने के पानी की अलग से व्यवस्था की गई। और आज असम की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलला की सूर्य अभिषेक का जिक्र किया। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि सूर्य तिलक की योजना पहले से बना ली गई थी। ये सबसे ज़्यादा बात हो रही थी इस बारे में कि रामनवमी के दिन जो है मस्तक पर सूर्य की किरण गिरेगी। आज जब ऐसा हो गया तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? Well, there is a sense of satisfaction, and also we have to ensure that it recurs every year on this day. हम सभी ने, ट्रस्ट ने निर्णय लिया था कि वर्ष 2023 में रामलला का मंदिर पूरा हो जाएगा। आपने स्वयं अपने दर्शकों को दिखाया है कि रामलला गर्भगृह में है। सभी मंडप जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो पूरे हो गए हैं। अब प्रथम तल और द्वितीय तल का कार्य वर्तमान में है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि श्रद्धालु भी आ रहे हैं और हमें निर्माण कार्य भी पूरा करना है, और हमारे लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आप सहमत होंगे कि जो आने वाला एक वर्ष 2024 है
जिसमें हमें प्रथम तल और द्वितीय तल को पूर्ण करना है, वो चुनौती भरा तो है, लेकिन हम एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम उस दिशा में तिथियों के अनुसार बढ़ रहे हैं। अभिनेता सलमान खान के पीछे पड़े लॉरेंस बिश्नोई का मकसद सिर्फ काले हिरण के शिकार का बदला लेना है या फिर मुंबई में खत्म हो रहे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाना है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने फायरिंग मामले के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम का जिक्र करते हुए सलमान खान को चेतावनी दी थी। गोली अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर चली, लेकिन चुनौती सीधे मुंबई पुलिस को दी गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस का दावा रहा है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। उसका कहना है कि 2015 तक जबरन वसूली के मामले 100 के करीब आते थे, वो घटकर अब इक्का दुक्का हो चुके हैं। छोटा राजन से लेकर रवि पुजारी, एजाज लकड़ावाला और सुरेश पुजारी जैसे डॉन विदेशों से डिपोर्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जरूर बाहर हैं, लेकिन अब वो जबरन वसूली में कम, ड्रग्स और सट्टेबाजी में ज्यादा सक्रिय हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और देश के सबसे बड़े उद्योगपति, कारोबारी और अभिनेता यहीं रहते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ये सब जबरन वसूली के लिए तो नहीं कर रहा। मुंबई पुलिस तो इस मामले में चुप है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शायद इस खतरे को भांप चुके हैं। इसीलिए अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने सीधे चेतावनी दी कि वो मुंबई में किसी की दादागिरी चलने नहीं देंगे। जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करे, ऐसा पुलिस कार्रवाई करेगा। ये महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल। वैसे मुंबई पुलिस ने अभी फायरिंग केस में ना तो लॉरेंस बिश्नोई और ना ही उसके भाई अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है, लेकिन कोर्ट में इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए अनमोल बिश्नोई की सोशल मीडिया पर पोस्ट का जिक्र जरूर किया है। सवाल ये भी है कि अगर सलमान खान को वाकई में मारना था तो ईद का दिन क्यों नहीं चुना, क्योंकि उस दिन सलमान खान अपनी बालकनी से अपने चाहने वालों के सामने आते हैं। लेकिन शूटरों ने तब फायरिंग की जब वो घर में सो रहे थे और बिल्डिंग के बाहर कोई नहीं था, यानी सिर्फ दहशत फैलाना ही मकसद था। कहते हैं किसी शहर में अगर अपनी दहशत फैलानी है तो उस शहर के सबसे मशहूर और मजबूत शख्सियत को निशाना बनाओ। दूसरे लोग ऐसे ही डर जाते हैं। साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई कहीं यही खेल तो नहीं खेल रहा। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश कसालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली की सड़कों पर 1 किलोमीटर के दायरे में 261 गाड़ियां होती हैं, तो मुंबई में बात करें इससे 9 गुना ज्यादा। एक सर्वे में ये सामने आया है, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण क्यों? दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का रेला हर रोज यूं ही नजर आता है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में सड़कों पर हर 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 261 गाड़ियां होती हैं, लेकिन मुंबई का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। मुंबई में हर 1 किलोमीटर में गाड़ियों की डेंसिटी 2300 है, लेकिन फिर भी देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के जानकारों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियां ही हैं। ये बात ज़रूर ठीक है कि मुंबई की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, पर इसका कारण ये नहीं कि मुंबई में दिल्ली से ज़्यादा गाड़ियां हैं। दिल्ली में जो गाड़ियों की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा है अगर आप मुंबई से करें, पर जो डिफरेंस है वो है कि मुंबई में अगर आप उनकी जियोग्राफिकल एरिया को लें तो अबाउट 12% रोड नेटवर्क में है, और दिल्ली में 23% जो हमारी जियोग्राफिकल एरिया है हम सड़कें बना चुके हैं। और उसके बावजूद भी दिल्ली में जो आज कंजेशन है, पोल्यूशन है, वो मुंबई से बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई की सड़कों और भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। दिल्ली में सड़कों का दायरा 33,000 किलोमीटर है, जबकि मुंबई में महज 9,000 किलोमीटर। दिल्ली में सड़कें चौड़ी हैं और निकलने के कई रास्ते हैं, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं है। दिल्ली का एरिया मुंबई की तुलना में काफी बड़ा
1483 वर्ग किलोमीटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 390 किलोमीटर में मेट्रो और 7000 बसें हैं। CRRI का दावा है कि भले ही दिल्ली में 1 करोड़ 30 लाख गाड़ियां हों, लेकिन इससे महज 30 से 40% प्रदूषण ही फैलता है, जबकि मुंबई के किनारे समुद्र होने से प्रदूषण ठहर नहीं पाता। दिल्ली में आपको ट्रैफिक 3 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल सही, आपको बात तो सही है, बट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सिटी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सो उसी के हिसाब से देखेगा तो दिल्ली में आपको जनरली ट्रैफिक पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 30% से लेकर ज़्यादा 40% तक पहुंच जाती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, जैसा पीक समर में एंड आल्सो पीक विंटर में 40 का ऊपर भी हल्का चला जाती है। बट एट द सेम टाइम दिल्ली का आप देखेगा तो बिकॉज जो वो मास जो लैंड मास है, हर जगह में कुछ जाने का सोर्स नहीं है। मतलब जो भी दिल्ली बिकॉज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, उसका जो भी पोल्यूशन आ रही है वेदर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वेदर इट इज burning of paddy or burning of any other things or other from the neighboring states जो आती है, उसका वेंट आउट करने के लिए कोई जगह नहीं है। मुंबई की तो एक और उनकी एडवांटेज है कि वो सी साइड में है और वहाँ पे जो कोस्टल का जो एक समुद्र का जो हवा जो आती है वो खींच लेती है प्रदूषण को, तो इसलिए वहाँ पे वो पीक नहीं बनता जैसे दिल्ली में हम देखते हैं। पर जो लोकल पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, कंजेशन और ये जो गाड़ियों की भीड़ आज हो रही है वहाँ पर। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो हर क्षेत्र में काम करना होगा। मुंबई की तुलना में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की डेंसिटी भले ही कम हो, लेकिन मुंबई की तुलना में दिल्ली में गाड़ियां 3 गुना ज़्यादा हैं। हालांकि प्रदूषण की वजह गाड़ियों के अलावा कई और हैं, जिनमें एक दिल्ली की भौगोलिक स्थिति है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। दुनिया की सबसे नामचीन और अमीर T20 लीग 1/3 से भी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद अब दिल्ली पहुंचने की तैयारी, और ऐसे में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु के ओपनिंग मैच के लिए जो टिकट की कीमत है वो 52,000 रुपये तक पहुंची है, तो दिल्ली के मैच के लिए 27,000 रुपये। फैंस में क्रेज़ नज़र आ रहा है और आयोजकों को लग रहा है कहीं टिकट ख़त्म ना हो जाए। इस वक्त दिल्ली में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है, तमाम गर्मी के बावजूद कड़कती धूप है, लेकिन इसके बावजूद ये जो टिकट्स हैं ये T20 लीग के, और यहाँ दिल्ली में शुरू होने वाला है 20 तारीख को मैच है। स्टेडियम में अभी तैयारियां चल रही हैं और हमारे साथ हैं जॉइंट सेक्रेटरी राजन मनचंदा जी। सर, सबसे पहले तो ये हमारा नहीं, ये आपका है और बहुत ही महंगा है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो टिकट है उसके दाम 27,000 रुपये है, लेकिन धड़ाधड़ बिक रहे हैं। देखिए, मैच की हाईएस्ट दाम 27,000 रुपये है। 1,000 से शुरू होकर 27,000 रुपये की यहाँ टिकट है। जिस तरह के कस्टमर्स हैं उस हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। टिकट की डिमांड्स इतनी है कि मुझे लगता है कि आने वाले मैचों की टिकटें भी 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी। और डायनेमिक प्राइस है, जैसे एयरलाइन का होता है तो वो लास्ट मोमेंट में आप कर देंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। नहीं, देखिए, टिकट्स का प्राइस हमारे हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में नहीं होता, फ्रेंचाइजी करता है। मगर इस बार जो है अभी तक उन्होंने कोई ऐसा रेट बढ़ाया नहीं है। नहीं, कई जगह बढ़ा है, जैसे बेंगलोर में है 52,000 की टिकट मिल रही है, वो 42 से 52 हो गया। वो देखिए, जब एयरक्राफ्ट कम हो जाते हैं तो एयरलाइंस पहले मैच का एयरलाइंस की टिकट बढ़ जाती है। तो फिलहाल हमारी शुरुआत हुई है 20 तारीख से। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा BCCI का। इस बार हमें इतनी मेहनत कम करनी पड़ रही है क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर BCCI ने हमें प्रोवाइड करवाया था उनकी टीम ने, उसका आज नतीजा ये है कि पानी के इंतजाम के अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है। गर्मी है तो हमें ज़्यादा ध्यान पानी की तरफ रखना है। टॉयलेट्स वगैरह हमारे सब A1 क्लास के हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह बिल्कुल है। तो जैसे वर्ल्ड कप में फ्री था पानी, यहाँ बिल्कुल इसमें भी पानी का फ्री रहेगा। तो 48 घंटे पहले हमको हैंड ओवर दे देंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम कम से कम 500 से 1,000 आदमी काम कर रहा है। तो ये रात तक काम कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है हम इनको हैंड ओवर दे देंगे और उसके बाद पुलिस भी हैंड ओवर करके सिक्योरिटी का इंतजाम करती है।
लेकिन बड़ी बात ये भी है कि गेट मनी से उनको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता। उनका इनकम का जैसे ब्रॉडकास्ट है या पूल मनी है वो है, तो ये टिकट से भी पैसे आते हैं फ्रेंचाइजी के पास। उनका बहुत सारा खर्च भी होता है, बड़ा स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो इस पे जाता है। दिल्ली में कैपेसिटी 35,000 की है, 35,000 अहमदाबाद में कैपेसिटी 1,25,000 की है, तो थोड़ा उस चीज़ का भी इम्पैक्ट रहता है। मुंबई की टिकटें महंगी। देखिए, हम जो चीज़ देखते हैं फ्रेंचाइजी के बहुत खर्चे हैं। उनकी एक एक टीम यहाँ 20-20 दिन पहले बैठी स्टार वैल्यू पे भी पड़ेगा सर। जिस दिन बड़ा स्टार यहाँ खेलेगा, जिस दिन मैच होगा तो जिस दिन धोनी विराट कोहली खेलेगा उस दिन मैं आपका इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। तो ये अच्छा है और मैं ही समझता हूँ जितने भी स्पेक्टेटर्स दिल्ली के हैं, बाहर से कहीं से भी हैं, हम उनके वेलकम के लिए तैयार हैं और हम आपसे भी फीडबैक लेना चाहेंगे, कोई कमी हमारे में रहती है। बात ये है कि ये जो टिकट है मैच के दिन ये बड़ा स्टेटस सिंबल भी बन जाता है। लोग ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, लोग दिखाते हैं और बातचीत करते हैं कि वो मैदान में गए थे, सेल्फी लेते हैं। और अगर इस बीच अगर किसी उनके स्टार का ऑटोग्राफ मिल जाए या साथ में तस्वीर मिल जाए तो क्या कहना। मैंने अभी तक जितने भी स्टार्स हुए हैं उसमें जो क्रेज है धोनी और विराट कोहली, बाहर में धोनी का मैच नहीं हो तब भी सब, और इस साल जो नया क्रेज हुआ है वो रोहित शर्मा का है। फैंस जो टिकट लेना चाहते हैं वो अभी भी ओपन है, वो जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन है और वो अगर थोड़ी सावधानी बरते तो उन्हें वाजिब दाम पे भी मिल जाएगा। इसकी मारामारी ज़रूर है, हर वेन्यूज़ पे मारामारी है और दिल्ली में जब पहला मैच शुरू होगा तो इसे लेकर मारामारी और ज़्यादा रहेगी। दिल्ली से कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। पैसे की ताकत चाहे जो भी हो, कुदरत के तेवर के आगे कुछ नहीं टिकता। ऊंची इमारतों वाला दुबई किस तरह से पानी में डूबा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तबाही का ये मंजर रईसों की नई जन्नत दुबई से आया है। जो दुबई दुनिया भर के अमीरों और अरबपतियों के लिए पसंद का ठिकाना है। वहां भयंकर बाढ़ ने अपना आशियाना डाल रखा है। जिन शॉपिंग मॉल्स को देखकर लोग दुबई पहुंचते हैं, उनकी भव्यता आज बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 घंटे जिंदगी गुलजार रहती है, जहां रोशनी की चमक से सब कुछ रौनक रहता है, दुबई के उस सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में पानी भर गया है। इस कदर पानी भर गया है कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। तबाही वहां ऐसे नाच रही है कि सड़कें पानी की मनमानी से टूट गईं। बर्बादी का मंजर ऐसा है कि बाढ़ की तेज धार में कारें बच्चों के खिलौनों की तरह बहती नजर आ रही हैं। जिस मेट्रो ट्रेन से दुबई के एक इलाके से दूसरे इलाके तक लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस मेट्रो के स्टेशंस में बाढ़ का पानी घुस आया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश सोमवार रात को शुरू हुई और मंगलवार शाम तक इतना पानी बरसा जितना पूरे 1.5 साल में बरसता है। UAE से पहले ओमान के अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और बताया था कि देश में पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दुबई के अलावा बगल के देश ओमान में भी बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया है कि 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। जो दुबई अपनी रंगत और रौनक के लिए दुनिया में मशहूर है, वो आज सैलाब के दबाव में मजबूर है। वो मजबूरी उसकी बर्बादी के रूप में दिख रही है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।